हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे इनोवेटिव एक्सपेरिमेंट्स कि कौन कौन से यूनिवर्सिटीज़ या इंस्टीट्यूशंस में इनोवेशन के एक्सपेरिमेंट को किया गया है केस स्टडी के थ्रू। यहाँ पे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस पे इनोवेशन जो है वो किया गया है। तो आइए हम देखते हैं कौन कौन से इंस्टीट्यूशन हैं वो। सबसे पहले हम देखते हैं कि इंट्रोडक्शन क्या है। एजुकेशन हैज़ बिकम कॉम्पिटिटिव एंड सो टू द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन in order to survive the competition, institution have to improve the quality of their services. अगर हम यहाँ पे बताएं तो इस इंट्रोडक्शन में ये बताया जा रहा है कि एजुकेशन आज की डेट में हमारा जो है वो एक बहुत ही हायर लेवल पे कॉम्पिटिटिव बन गया है। आप खुद देखते हो कि कितना ज़्यादा कंपटीशन हो गया है हमारे एजुकेशन सिस्टम में, या किसी भी फील्ड में हम ले लें, अभी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ले लें, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो नीट हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे भी कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, इवन हमारे 10-12 बोर्ड एग्ज़ाम्स में भी कितना ज़्यादा आजकल कंपटीशन हो गया है। तो इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए हमें अपने एजुकेशन सिस्टम में भी इनोवेशन बहुत ही हायर लेवल पे करना पड़ेगा, जिससे कि बच्चा जो है वो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल होकर अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट कर सके, एक एज अ इंटरेस्ट से वो अपनी पढ़ाई कर सके और इसमें बहुत सारी स्किल्स जो हैं डेवलप हो सकते, जिससे कि इन फ्यूचर वो अपने एम्प्लॉयमेंट को और ज़्यादा इन्हांस कर सके। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं इस इंट्रोडक्शन पार्ट में। आप इस पे पढ़ सकते हो, आपको जो भी चीज़ समझ में ना आए आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। आइए अब हम बात कर लेते हैं सेकेंड पैराग्राफ की। केस स्टडीज़, these are some case studies related to renowned education institutes of India. It has been filtered through the higher education innovation system approach so that the analysis highlighted in each case study the function that the initiative focuses on, the relevant actors that take part in the initiative, and the relationship that are established among the actors. The case studies are summarized below. जैसा कि आप लोग जानते हो कि केस स्टडी का मतलब क्या होता है कि एक डीप एनालिसिस, कोई भी किसी भी चीज़ की जब हम बहुत ही गहराई से किसी चीज़ के बारे में छानबीन करते हैं, उस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं या पता लगाते हैं, तो उस चीज़ को हम केस स्टडी कहते हैं। तो केस स्टडी यहाँ पे कई सारे इंस्टीट्यूशंस में की गई थी, जिससे कि वहाँ पे इनोवेशन जो है वो किया जा सके। तो सबसे पहला जो है वो हमारा केस बड़ौदा है। केस स्टैंड्स फॉर सेंटर ऑफ एडवांस स्टडी इन एजुकेशन। केस इज़ रिलेटेड टू महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा। इसका जो फुल फॉर्म है वो सेंटर ऑफ एडवांस स्टडी इन एजुकेशन है, और ये जो है वो रिलेट करता है महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा, ये बड़ौदा में है। महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा MSU, फॉर्मली नोन एज बड़ौदा कॉलेज, ये एक तो बड़ौदा कॉलेज के नाम से भी जाना जाता है, इज़ अ पब्लिक यूनिवर्सिटी इन द सिटी ऑफ वडोदरा इन गुजरात स्टेट इन इंडिया। ये जो है वो इंडिया में हमारे गुजरात स्टेट में लाई करता है, वडोदरा सिटी में। ओरिजिनली इस्टेब्लिश्ड एज अ कॉलेज इन 1881, इट बिकेम अ यूनिवर्सिटी इन 1949। ये जो है वो इस्टेब्लिश हुआ था 1881 में, और 1949 में ये यूनिवर्सिटी हो गई थी आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ द कंट्री। It was later renamed after its benefactor Maharaja Sayaraji Gatwa III, the former ruler of Baroda state belonging to the royal Rekwar dynasty of the Marathas. पहले इसका नाम कुछ और था, फिर उसके बाद में जब ये यूनिवर्सिटी हो गई, तब उसके बाद जब हमारा कंट्री जो है वो आज़ाद हो गई, तब इसका जो नेम है वो चेंज करके रख दिया गया था। The university has its origins in the Baroda College, established in 1881 by Baroda States. The main building, which houses the Faculty of Arts, was designed by Robert Fellows in Indo-Saracenic architecture style. इज़ अ फ्यूजन, ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको बड़ौदा कॉलेज के बारे में, यूनिवर्सिटी के बारे में बताया गया है, और यहाँ पे बताया गया है कि जो आर्ट फैकल्टी की जो बिल्डिंग है वो किसके द्वारा डिज़ाइन की गई है, रॉबर्ट फेलोज़ के द्वारा डिज़ाइन की गई है। यहाँ पे जितना भी चीज़ है फैकल्टी ऑफ आर्ट्स है, ये इन्होंने दिया है। इन अ फ्यूजन ऑफ इंडियन एंड Byzantine arts and domes in brick and polychrome stone. The main dome of the convocation hall was modeled after the great dome of the goal comes in बेजापुर। यहाँ पे मेनली आपको बताया गया है कि इस बिल्डिंग का इनोवेशन किसने क्या क्या किया है, किसने क्या डिज़ाइन किया है, किस यहाँ पे प्रॉपर यहाँ पे आपके नेम्स गिवन है। यहाँ पे कोई मेनली समझाने वाली बात नहीं, यहाँ पे आपको हर एक वर्ड को है वो याद करना पड़ेगा, क्योंकि इसके जो क्वेश्चन हैं वो लॉन्ग आंसर्स में आते हैं। आगे हम देख लेते हैं कि प्रताप सिंह गेवत ऑफ बड़ौदा
The last Maharaja of the Eastern Baroda state founded the university in 1949 on the wishes of his grandfather Maharaja Sayaraju Gitwar III. यहाँ पे बताया गया है कि प्रताप सिंह गेटवर ऑफ बड़ौदा जो थे, उन्होंने यूनिवर्सिटी को फाउंड किया 1949 में, जो कि ग्रैंडफादर के अपने विशेस की हेल्प से, एंड सेटल द सर सैयद राय डायमंड जुबली एंड मेमोरियल ट्रस्ट विच एग्जिस्ट टू डेट, कैटरिंग टू द एजुकेशन and other needs of the people of the former Baroda state. Today, the university is the only Gujarat higher education institution that offers all degree courses in English, and just one of a handful of Indian universities to offer Wi-Fi internet access across all 6 of the university's campus. आज की डेट में हम अगर देखें तो कैस बड़ौदा जो हमारी यूनिवर्सिटी है वो बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है पूरे गुजरात में, जो कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड करती है। यहाँ पे कई सारे जो है कोर्सेज़ जो हैं अवेलेबल करवाए जाते हैं इंग्लिश में स्टूडेंट्स के लिए, और बहुत सारी फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड की जाती हैं। और यहाँ पे फ्री वाईफाई इंटरनेट कनेक्शन भी अराउंड जो कैंपस में बच्चों को प्रोवाइड किया जाता है, इवन टीचर्स के लिए भी। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आज की डेट में ये बहुत ज़्यादा कह सकते हैं वेल डेवलप्ड है। The university's 89 departments are divided between 13 faculties and spread across 2 rural and 4 urban universities campuses with a combined area of 275 acres. यहाँ पे बताया गया है कि जो यूनिवर्सिटीज़ के जो 89 जो डिपार्टमेंट हैं वो कैसे डिवाइड किए गए हैं कि 13 फैकल्टीज़ में डिवाइड किए गए हैं, जिससे कि यहाँ पे 2 रूरल दो रूरल में और 4 अर्बन यूनिवर्सिटीज़ कैंपस में हैं। और इसका जो कंबाइंड जो एरिया है वो भी यहाँ पे मेंशन किया गया है 275 एकर्स। देयर इज़ अकोमोडेशन अवेलेबल फॉर ओवर 4000 स्टूडेंट्स, ऑल्सो दैट इज़ अ जस्ट स्मॉल प्रपोर्शन ऑफ दिस टोटल कंट्री यूनिवर्सिटी पॉपुलेशन करेंटली एनरोल है। हमें बताया गया है कि कौन कौन से डिपार्टमेंट जो है वो कहाँ कहाँ से डिवाइडेड हुए, कितने एकर्स में यहाँ पे फैला हुआ है और अमंग कितने स्टूडेंट्स के लिए है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई है और आपको इन सारी चीज़ों को याद करना होगा, क्योंकि एज इट इज़ आपको इसको एग्ज़ाम में लिखना होगा अगर आप आएगा तो। सम ऑफ इंडियाज़ मोस्ट रिनोड पब्लिक फिगर्स फ्रॉम द लास्ट सेंचुरी हैव बीन एजुकेटेड एट महाराजा सैय्यदराजी यूनिवर्सिटी एट बड़ौदा। अमंग द यूनिवर्सिटी alumni are Vinoba Bhave, a human rights advocate who is considered by some as the spiritual successor to Mahatma Gandhi, as well as Venakatram, the spiritual successor, Ramakrishnan, who was awarded the Nobel Prize for Chemistry in 2009 for his work with ribosome. यहाँ पे बताया गया है कि वेंकटरमन रामकृष्ण जो है उनको नोबेल प्राइज़ जो है वो केमिस्ट्री में मिला था 2009 में, जिन्होंने राइबोसोम्स के ऊपर जो है अपना वर्क किया था। और यहाँ पे बताया गया है कि दादा साहेब फाल्के इज़ क्रेडिटेड विद हैविंग डायरेक्टेड इंडियाज़ फर्स्ट फुल लेंथ features film and is regarded as the father of Indian cinema, while former student Ajay Bhatt co-invented the USB. यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको मेंशन की गई हुई हैं कि कौन कौन सी जो फ़िल्म है वो जो फुली लेंथ से बनाई गई थी, बहुत ही अच्छी तरीके से डायरेक्ट की गई थी, जो फादर ऑफ इंडियन सिनेमा जिसे हम बोलते हैं, यहाँ पे उनके बारे में भी थोड़ा सा आपको बताया गया है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। और यहाँ पे जितने भी जैसे कि यहाँ पे नेम जो मेंशन हैं वो आप बहुत अच्छी तरीके से इनको याद कर लीजिएगा विद स्पेलिंग्स, कोई भी स्पेलिंग्स मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। अब हम देख लेते हैं एक्टिविटीज़ ऑफ द यूनिवर्सिटीज़। फॉलोइंग एक्टिविटीज़ आर कैरीड एट फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड साइकोलॉजी। मेनली जो ये केस बड़ौदा था वो फैकल्टी ऑफ आर्ट्स की जो जितनी भी हमारी जो डिग्रीज़ थी उन पे ज़्यादा फोकस करता था। तो यहाँ पे जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी इसी से रिलेटेड की जाती थी। द महाराजा सैय्यदराजी यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा सेलिब्रेट्स द वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। ये जो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है जो कि अक्टूबर मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है, वो ये यूनिवर्सिटी बहुत ही अच्छी तरीके से सेलिब्रेट करती थी with relentless preparation and specific days dedicated for reaching out the community at large with the message of mental health, and outreach is undertaken through multiple events such as इस वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो परफॉर्म की जाती थी महाराजा सैय्यदराजी यूनिवर्सिटी के द्वारा। और यहाँ पे बहुत सारे जो मैसेज हैं रिलेटेड टू मेंटल एंड हेल्थ वो भी दिए जाते थे बाय डिफरेंट कम्युनिकिस्ट, बाय डिफरेंट टीचर्स टू द स्टूडेंट्स एंड टू द कह सकते हैं वहाँ पे जितने भी अदर डिपार्टमेंट्स थे या जितने भी ये मैसेज जो है वो पूरे का पूरे एजुकेशन सिस्टम में वो लोग देते थे। तो यहाँ पे जो कई सारे इवेंट्स भी हैं वो लोग क्या करते थे कि
ऑर्गेनाइज़ करते थे। सबसे पहला जो इवेंट है वो है मेंटल हेल्थ अवेयरनेस रैली वो लोग करवाते थे। कम्युनिटी इंटरवेंशंस, स्कूल्स, इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशन, टैलेंट शो जो कि बच्चों को करवाते थे, बच्चों के लिए जो कि स्पेशल एबिलिटीज़ जिनके अंदर थी। स्ट्रीट प्ले, रेजिंग अवेयरनेस, हम कह सकते हैं नुक्कड़ नाटक भी करवाते थे जो कि रिलेटेड करता था हमारे मेंटल हेल्थ इश्यूज़ से। एक्सपर्ट पैनल डिस्कशंस भी किए जाते थे। वर्कशॉप, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, काउंसलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्रोचर्स, कंपटीशन ऑफ द ईयरली थीम्स ऑफ मेनली जितना भी रिलेटेड हमारा जो है मेंटल एंड हेल्थ से, जितने भी हमारे आप देखते हो कि आपके स्कूल या कॉलेज में जो भी एक्टिविटी होती है एनुअल डे पे, आप देखते हो कि आपकी रेस भी करवाई जाती है, आपका डांस भी करवाया जाता है, आपकी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है। तो ऐसे ही हमारा जो केस बड़ौदा है, महाराजा सैय्यदराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा है, वो भी कई सारे इवेंट्स को यहाँ पे ऑर्गेनाइज करवाती थी ऑन द डे ऑफ वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। ये सारे इवेंट्स जो हैं वो अक्टूबर मंथ में करवाते थे। अब हम बात कर लेते हैं केस स्टडी ऑफ शांति निकेतन। हमने देख लिया केस बड़ौदा का। अब हम देख लेते हैं केस स्टडी ऑफ शांति निकेतन। विश्वा भारती, रविन्द्रनाथ टैगोर 1861 to 1941, poet, a short story writer, playwright and novelist, is regarded as one of the greatest of modern India writers, winning the Nobel Prize for Literature in 1913। रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में आई होप आप सभी लोगों ने सुना होगा। ये कितने ही अच्छे पोएट थे, ये कितने ही अच्छे राइटर थे, और इनको जो है वो नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है हमारे 1931 में लिटरेचर के लिए। तो कि रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में यहाँ पे दिया गया है, और आई होप आप लोग को इनके बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज होगी। सो चलिए अब हम देख लेते हैं। इन इंडिया रविन्द्रनाथ टैगोर क्रिएटेड अ फॉर्म ऑफ ऑथेंटिक एजुकेशन विच ही बिलीव्ड was more true to the needs children growing up in rural India than conventional डायटिक स्कूलिंग। हमारा जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है वो अपना कंट्रीब्यूशन दिया है हमारे एजुकेशन सिस्टम में, हमारे लिटरेचर में। तो उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है। रविन्द्रनाथ टैगोर established in an education institution in बोलेपुर situated 150 किलोमीटर्स नॉर्थ फ्रॉम कोलकाता। आप लोग को पता होगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे वो कोलकाता में रहते थे, और उन्होंने वहीं से अपने पोएट्स, अपने नॉवेल्स, अपनी स्टोरीज़ को लिखना शुरू किया था। तो उन्होंने एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश किया था जो कि जो कि लाई करता था बोलेपुर में, कोलकाता से 150 किलोमीटर दूर था। ऑन दिसंबर 20 1901 इन्होंने 22 दिसंबर 1901 को सिचुएट किया था, इस्टेब्लिश की थी ये इंस्टीट्यूशन। इट इज़ शांति निकेतन। दिस स्कूल हैड आश्रम सेंसिटी लाइक द गुरुकुल ऑफ एंशिएंट इंडिया। जैसे कि आप देखते थे कि पहले के टाइम में कैसे हम बच्चों को, स्टूडेंट्स को शिक्षा दी जाती थी कि वो लोग गुरुकुल्स में चले जाते थे काफ़ी सालों के लिए, अपने माँ बाप से दूर, अपने फ्रेंड सर्कल से दूर, और वहाँ पे उनको गुरुकुल्स में जो है वो वहाँ पे ऋषि मुनि लोग जो है वो सभी लोगों को, सभी बच्चों को शिक्षा देते थे। जब उनकी शिक्षा पूरी हो जाती थी तब उनको रिटर्न कर दिया जाता था होम पे। लेकिन यहाँ पे क्या था, शांति निकेतन यहाँ पे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है रविन्द्रनाथ टैगोर की तरह इस्टेब्लिश किया था, जहाँ पे जो है वो गुरुकुल, जैसे कि एंशिएंट इंडिया में जैसे कि एजुकेशन सिस्टम था, एजुकेशन दी जाती थी बच्चों को, एज इट यहाँ पे भी वैसे ही एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड की जाती है। विश्व भारती इंडिकेट्स अ प्लेस ऑफ यूनिवर्सल नॉलेज एंड वर्ल्ड कल्चर। इन 1951 the university is raised to the status of central university by an act especially enacted in the parliament. However, many classes were held in open air under the trees in the lap of nature. He developed a curriculum that was a unique blend of art, human values, and cultural interchange. Even today, in every step, in every brick, and in every tree at Shanti Niketan, one can still feel his presence, his passion, his dedication, and his pride in the institution. जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले के टाइम पे कैसी एजुकेशन दी जाती थी, तो एज इट इज़ रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में सारा का सारा जो है वो यही माइंड मेकअप करा था कि बच्चों को जो है वो नेचर में ऐसा खुले में बैठा के हम उनको अच्छे से शिक्षा देंगे। एज अ ट्री के नीचे हम अच्छे से उन्हें बैठा के, जिससे कि वो नेचर के लिए के साथ साथ अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें, उनको फील आए, उनको बोरियत ना महसूस हो, और एक अजीब एक यूनिक ब्लेंड ऑफ आर्ट, और कह सकते हैं कि उन्होंने वैल्यूज़ के बारे में बहुत ज़्यादा फोकस किया, और बहुत ज़्यादा अपने कल्चरल के बारे में भी बच्चों को नॉलेज दी। तो उन्होंने
काफ़ी ज़्यादा जो है वो डिवोशन जो है वो अपना दिया है इंस्टीट्यूशन में। तो आज भी आप जब जाओगे, जब शांति निकेतन आप विज़िट करोगे कोलकाता जाके, तो आज भी आप फ़ील कर पाओगे कि वहाँ पे जो हर एक ब्रिक है, जो वहाँ पे हर एक जो स्टेप है, जो वहाँ पे हर एक ट्री है, वो कहीं न कहीं वो आपको एक वाइब देगा कि रवींद्रनाथ टैगोर जी की, कि आपको वो फ़ील देगा कि कि वो आज भी वो उनकी कह सकते हैं कि वाइब ऐसा लगता है कि आज भी वो ज़िंदा हैं। तो कभी-कभी होता नहीं कि इंसान को महसूस होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जब कोई चीज़ को आप कंट्रीब्यूशन देते हुए आप अपने पूरे जी-जान लगा देते हो, तो कहीं न कहीं उसकी एब्सेंस जो है वो आपके ना रहने पे भी पता चलती है। तो वही सारी बातें यहाँ पे मेंशन की गई है। अब हम बात कर लेते हैं फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शांति निकेतन की। द मेन फीचर ऑफ शांति निकेतन आर एज़ फॉलोज़। शांति निकेतन इज़ अ गार्डन स्कूल। द क्लासेस आर हेल्ड अंडर द ट्रीज़ इन द ओपन एयर। जैसे कि मैंने बताया कि शांति निकेतन का जो मेन जो एजेंडा था वो गुरुकुल को, जो एंशिएंट इंडिया में जो हमारी एजुकेशन दी जाती है वैसी वैसे बच्चों को, वैसे ही यहाँ पे एजुकेशन दी जाती थी। एज अ गार्डन स्कूल था। यहाँ पे जो क्लासेस जो थी वो हेल्ड होती थी अंडर द ट्री के खुले में। यहाँ पे आपको नेचर के साथ साथ में आपको यहाँ पे पढ़ाया जाता था ओपन एयर में। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इन द नोबल आइडिया ऑफ द स्कूल। बहुत ही बोलते नहीं, सादा जीवन उच्च विचार, ये वाली यहाँ पे जो टैगलाइन थी वो शांति निकेतन में चलती थी। शांति निकेतन इज़ अ सेल्फ ग्रूमिंग रिपब्लिक। इट हैज़ इट्स ओन डेयरी फार्म, पोस्ट ऑफिस, हॉस्पिटल एंड वर्कशॉप। शांति निकेतन में यहाँ पे खुद का डेयरी फार्म था, पोस्ट ऑफिस था, हॉस्पिटल थी और वर्कशॉप थी। शांति निकेतन इज़ अ कम्युनिटी स्कूल। द स्टूडेंट्स एंड द टीचर लिव टुगेदर एंड डाइन टुगेदर। एक कम्युनिटी स्कूल था जहाँ पे टीचर्स और जो स्टूडेंट्स जो हैं वो साथ साथ में रहते थे और साथ साथ में ही पढ़ते लिखते थे। देन इन शांति निकेतन टीचिंग ऑफ डिफरेंट क्राफ्ट्स लाइक बुक बाइंडिंग, वीविंग, carpentry is provided to the students. Different type of cultural activities like music, drama, dance, poem composition and some other fine arts from integral part of the curriculum. Mainly यहाँ पे शांति निकेतन में बच्चों को जो है वो ओवरऑल डेवलपमेंट प्रोवाइड किया जाता था एज अ मेंटल, फिज़िकल। अगर किसी बच्चे का ऐसा नहीं है कि आपको खाली वहाँ पे बुकिश नॉलेज ही का ये नॉलेज दिया जाता था, वहाँ पे आपको कल्चरल एक्टिविटीज़ के बारे में भी नॉलेज दिया जाता था। हमारे म्यूज़िक, ड्रामा से रिलेटेड, पोएम से रिलेटेड, यहाँ पे काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो बच्चों के द्वारा परफॉर्म करवाई जाती थी, जिससे कि बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। तो ये सारे ही पॉइंट जो हैं यहाँ पे मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझा दिए। अगर आपको कोई भी पॉइंट में कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ शांति निकेतन। यहाँ पे कौन कौन से एजुकेशन डिपार्टमेंट थे शांति निकेतन के, यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। शांति निकेतन इज़ एन आइडियल प्लेस ऑफ लर्निंग एडमिस्ट होमली, नेचुरल एंड स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर। दिस यूनिवर्सिटी हैज़ सेवरल डिपार्टमेंट लाइक, यहाँ बहुत सारे डिपार्टमेंट थे, तो हम सब एक एक करके यहाँ पे डिपार्टमेंट पढ़ते हैं। विद्या भवन और अ स्कूल ऑफ रिसर्च, शिक्षा भवन और अ कॉलेज ऑफ एजुकेशन, चीना भवन स्कूल ऑफ सिनो इंडियन स्टडीज़, काला भवन और अ स्कूल ऑफ फाइन आर्ट्स, संगीत भवन और अ स्कूल ऑफ म्यूज़िक एंड डांसिंग, श्री निकेतन और इंस्टीट्यूशन ऑफ रूरल कंस्ट्रक्शन, शिल्पा भवन एज अ स्कूल ऑफ इंडस्ट्रीज, अध्यापक शिक्षा भवन और ट्रेनिंग कॉलेज, टीचर ट्रेनिंग कॉलेज, पाद भवन और स्कूल सेक्टर। यहाँ पे कई सारे जो हैं वो डिपार्टमेंट्स से, अगर आपका जिस भी फील्ड में जो भी आपका इंटरेस्ट है आप उस डिपार्टमेंट पर जाके अपने स्टडीज़ को कंटिन्यू कर सकते थे। मान लीजिए किसी बच्चे को अगर टीचर बनना है तो वो टीचर वाले डिपार्टमेंट में जा सकता था। अगर मान लीजिए किसी भी बच्चे को इंडस्ट्रीज से रिलेटेड अगर कुछ भी सीखना है तो वो शिल्पा भवन में जा सकता था। अगर मान लीजिए किसी भी बच्चे को कल्चरल एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, म्यूज़िक और आर्ट से लेके, तो उसके लिए संगीत भवन का एक इंस्टीट्यूशन था। तो बहुत सारे डिपार्टमेंट थे यहाँ पे शांति निकेतन में, जिससे कि बच्चों जो हैं वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग स्टडीज़ को ले सके और उनको किसी भी तरीके से प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। सो आई होप, चलिए अब हम देख लेते हैं केस स्टडी ऑफ विद्या भवन उदयपुर। विद्या भवन सोसाइटी VBS इज़ अ ग्रुप ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बेस्ड इन उदयपुर, राजस्थान। ये जो विद्या भवन है वो उदयपुर में है, हमारा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो कि राजस्थान में पड़ता है। इट वॉज इस्टेब्लिश इन द कन्विक्शन दैट क्वालिटी एजुकेशन विद एम्फेसिस ऑन कैरेक्टर बिल्डिंग could mold children and teachers as responsible citizens and leaders who value social justice and inclusion। ये जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वो डेवलप किया गया था इस बेसिस पे क्वालिटी एजुकेशन जो है वो बच्चों को प्रोवाइड करी जा सके, जिसमें कि उनका कैरेक्टर बहुत अच्छी तरीके से डेवलप हो सके और एक पॉजिटिव कैरेक्टर डेवलप हो सके और एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न और लीडर्स जो हैं जो कि हमारी जस्टिस को और हमारे इनकल्शन को
जो कि अच्छे से मोल्ड कर सके और समझ सके। बिगनिंग विद द फाउंडिंग ऑफ अ स्मॉल स्कूल इन 1931, वीबी हैज़ ग्रोन इनटू अ फैमिली ऑफ इंस्टीट्यूशन विद 3 स्कूल, 2 टीचर्स एजुकेशन कॉलेजेस, पॉलिटेक्निक, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल रूरल इंस्टीट्यूट। इसकी जो बिगनिंग हुई थी बहुत ही छोटे स्कूल से हुई थी 1931 में, और धीरे धीरे ये एक फैमिली इंस्टीट्यूशन बन गया जिसमें कि कई सारे स्कूल, टीचर्स वगैरह और बहुत से पोस्ट ग्रेजुएट लेवल जो हैं रूरल इंस्टीट्यूट पे, पॉलिटेक्निक के, वो भी ओपन हो गए। कृषि विज्ञान केंद्र, एजुकेशन रिसोर्स सेंटर एंड प्रकृति साधना केंद्र Vidya Bhavan is presently in a rejuvenation phase, seeking to practice its founding vision in today's context। इसमें कई सारे जो केंद्र हैं वो भी यहाँ पे रिलेट करके आपको बताए गए हैं जो कि आज के कॉन्टेक्स्ट से जुड़े हुए हैं। द चैलेंज इज़ टू हार्नेस synergies across the education ecosystem of institution to build quality education through a system through a student and staff body committed to a democratic values of inclusivity, pluralism, सिविक इंगेजमेंट एंड सोशल जस्टिस। यहाँ का जो मेन मोटो था वो यही था कि क्वालिटी एजुकेशन को डेवलप किया जाए स्टूडेंट्स के अंदर में, और इनमें बहुत सारी अच्छी अच्छी वैल्यूज़ को इनकलकेट किया जाए और सोशल जस्टिस के बारे में नॉलेज दी जाए। और कई सारे यहाँ पे आपने देखा न्यू न्यू वर्ड्स जो हैं वो यूज़ हुए हैं, वो इनका मेन एजेंडा था। Vidya Bhavan Society was set up in 1931 to promote democratic, secular and socially meaningful education among citizens, especially in this part of the country। इसका जो सेटअप है वो 1931 में ये विद्या भवन सोसाइटी सेटअप हुई थी। इसका जो मेन मोटो था वो डेमोक्रेसी को प्रमोट करना था और सोशली एक मैसेज, बहुत ही मीनिंगफुल मैसेज जो है वो सिटीजन को प्रोवाइड करना था। विद्या भवन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ग्रू into 10 different institutions with required manpower and resources। Vidya Bhavan expertise lies in school education, teachers training, education research, college education, technical education and research implementation in agriculture, dairy, poultry, floriculture etc। ये सारी ही चीज़ें जो थी वो विद्या भवन क्या करता था, इंक्लूड करता था या प्रोवाइड करता था। यहाँ पे क्या था, फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन आर फंक्शनिंग। यहाँ पे कई सारे जो इंस्टीट्यूशंस थे वो भी फंक्शनिंग साथ साथ में करते थे। कौन कौन से हैं वो, यहाँ पे 11 आपको मेंशन किए गए हैं। विद्या भवन स्कूल 1931, विद्या भवन बेसिक स्कूल 1941 को सेटअप हुआ था। विद्या भवन GS टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, विद्या भवन रूरल इंस्टीट्यूट, विद्या भवन पॉलिटेक्निक। यहाँ पे ईयर वाइज आपको याद करना पड़ेगा इसको, क्योंकि ये जो है वो एज अ शॉर्ट नोट आपको कोई भी इंस्टीट्यूशन के बारे में दे दिया जाएगा। मान लीजिए शांति निकेतन और विद्या भवन आपको दे दिया, तो इनके बारे में आपको शॉर्ट नोट लिखने को आ सकता है लॉन्ग आंसर में 16 मार्क्स के क्वेश्चन में, अगर मैं BEd और BLed या कोई भी टीचिंग अदर कोर्सेज़ की बात करूँ तो। उसके बाद में हम देख लेते हैं विद्या भवन एजुकेशन सेंटर। द सेंटर हैज़ बिगन टू डिफाइन इट्स आइडेंटिटी सिंस इट स्टार्टेड इन 1995। The center provides opportunities for cross-fertilization of ideas and sharing of experiences among Vidya Bhavan institution। इसका जो सेटअप था वो 1931 में था, लेकिन अपनी इसने आइडेंटिटी कब से बनाना शुरू की, 1995 से, जिसमें कि ये बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, जिसमें कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइडियाज़, एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करना शुरू कर दिए विद्या भवन इंस्टीट्यूशन के द्वारा। ग्रेजुअली इट बिकम्स अ रिसोर्स सेंटर एंड स्टार्टेड वर्किंग ऑन द इशूज़ ऑफ स्कूल एजुकेशन, स्पेशली प्राइमरी एजुकेशन, इन कोलैबोरेशन विद इंस्टीट्यूशन लाइक डाइट्स, DP, EETRN, इग्नो प्लान इंटरनेशनल एंड अदर NGOs। धीरे धीरे इसने क्या किया कि एक रिसोर्स सेंटर बन गया और इसने क्या वर्क करना किस पे स्टार्ट कर दिया, जो भी इश्यूज़ होते हैं हमारे स्कूल सिस्टम से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड और स्पेशली प्राइमरी एजुकेशन से रिलेटेड, तो जिससे कि ये धीरे धीरे कोलैब करने लगा और भी इंस्टीट्यूशन से, जो कि आप हमारे अब देखते हो फेमस इंस्टीट्यूशन जो है हमारे डाइट्स हो गए, हमारे इग्नो हो गए, तो इन सारे इंस्टीट्यूशन से भी विद्या भवन ने कोलैब करना शुरू कर दिया। और बेसिक जो इसका जो कह सकते हैं कि उसने वर्क स्टार्ट कर दिया था, जो जितने भी इशूज़ थे एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड या स्कूल से रिलेटेड, उसको भी धीरे धीरे सॉल्व करने लगे। इन कोऑपरेशन विद लोग जुम्बिश एंड संधन, इट हैज़ हैड रिटन साइंस बुक फॉर लोअर प्राइमरी विद एकलव्य बुक्स फॉर अपर प्राइमरी स्कूल्स। यहाँ पे इन्होंने बताया है कि बुक आपको मेंशन की गई है
साइंस बुक जो है इन्होंने प्राइमरी के लिए लॉन्च की थी, और एकलव्य बुक जो है इन्होंने अपर प्राइमरी स्कूल्स के लिए। विद DPE, the center has organized workshop and alternative unschooling and has become a center for providing training of trainers of some states. Under it, arranged programs with education unit of Seva Mandir for neoliterate and para workers, as well as undertaking the work of evaluation and monitoring of their NFC centers. It has also consult of Seva Mandir any program. यहाँ पे बताया गया है कि इनके कौन कौन से किस किस जगह से हमारे रिलेशन थे, इन्होंने कौन कौन सी चीज़ें सेटअप की, ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम से मेंशन की गई हैं। तो आप इनको देख लीजिएगा और अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। मेनली यहाँ पे चीज़ें जो हैं वो आपको बहुत ही याद करने वाली है, सोचने समझने वाली है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप में मेंशन किए गए हैं, डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, डिफरेंट डिफरेंट भवन्स, और किस ईयर में कैसे क्या सेटअप हुए थे। ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से याद करने वाली हैं। अब हम अगर बात करें करंट एक्टिविटीज़ एंड टास्क ऑफ विद्या भवन की जो करंट एक्टिविटीज़ हैं और क्या क्या टास्क हैं, वो यहाँ पे पॉइंट से मेंशन किए हैं। मैं यहाँ पे आपको ओवरव्यू इन सारे पॉइंट्स का दे दूँगी, बाकी आप इनको यहाँ पे मैं आपको सिर्फ हेडिंग्स पढ़ के बता रही हूँ, बाकी आप अपना इसमें अच्छे से याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, क्योंकि ये सारे जो पॉइंट्स हैं इसमें ज़्यादातर बहुत ही डिफरेंट जिन्होंने क्या क्या सपोर्ट किया इस एक्टिविटी को, क्या भी ये टास्क शुरू हुआ और किसने क्या शुरुआत करी, ये सारी चीज़ें इसमें गिवन है। तो मैं वो बहुत सारे इसमें पॉइंट्स हैं, तो वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, इस वजह से मैं आपको ओवरव्यू दे दूँगी। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, सेंसिटिविटी टू द यूज़ ऑफ इन्वायरमेंटल रिसोर्स एंड कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट में यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे जितना भी वाटर कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी और क्लाइमेट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी, उस पे यहाँ पे बच्चों से क्या बोलते थे, इनमें प्रोजेक्ट्स में काम करवाया जाता था और उनको बताया जाता था, बच्चों को अवेयर किया जाता था इन सारी चीज़ों के बारे में, कैसे क्या हम इनको सेव कर सकते हैं, कैसे क्या इम्प्रूव कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें बताई जाती थी। आफ्टर डैट थर्ड पॉइंट हम देखते हैं साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल लिटरेसी प्रोग्राम, दिल्ली यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन। जैसे कि आप सब देख सकते हो, ये एक टेक्नोलॉजी लिटरेसी प्रोग्राम है जिसमें कि स्टूडेंट्स को बताया जाता था कि हम लोग अपनी टेक्नोलॉजी को कैसे क्या और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें, और कैसे क्या हम लोग साइंस को बहुत ही फ्रेंडली मैनर से और ज़्यादा अच्छे से पढ़ सकें। तो जिससे कि बहुत सारे जो हैं वो टेस्ट को भी रखा गया था, और बहुत सारी वर्कशॉप जो है लॉन्च की गई थी स्टूडेंट्स के लिए, और यहाँ पे टीचर्स को भी मींस इंक्लूड किया गया था, जिससे कि बच्चों के बहुत अच्छे तरीके से नॉलेज दे पाएँ इस टेक्नोलॉजी लिटरेसी प्रोग्राम में। फोर्थ पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, सेलुलोसिक वेस्ट रिसाइकल एजुकेशन प्रोजेक्ट, तो इसमें बताते हैं कि कैसे हम वेस्ट सी चीज़ों को रिसाइकिल दोबारा से कर सकते हैं। यहाँ पे बच्चों को बताया जाता था कि हम लोग अपने एनवायरनमेंट को कैसे क्या बचा सकते हैं, और कैसे क्या पुरानी चीज़ों को जो है, जो ख़राब चीज़ें हैं उनको कैसे क्या रिसाइकिल कर सकते हैं, जिससे कि जो हमारी वेस्ट चीज़ें हैं वो भी यूज़ हो जाएँ और हमारे एनवायरनमेंट पे पोल्यूशन ज़्यादातर ना फैल पाए। इससे कई सारे अवेयरनेस भी बच्चों को बताएगी कि कैसे आप अवेयर कर सकते हो लोगों को, कैसे क्या आप पुराने पेपर से दोबारा आप चीज़ें बना सकते हो, पुराने मटेरियल से आप कैसे क्या नई नई चीज़ें सीख सकते हो। तो यहाँ पे बहुत से टीचर्स और जो चिल्ड्रंस थे डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स के, वो कई कई जगह पे विज़िट करने गए, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें सीखी और कई सारी चीज़ों को रिसाइकिल भी किया। तो ये सारे पॉइंट जो हैं और चीज़ें जो हैं इस पे बताई गई थी। अब हम बात कर लेते हैं सेंटर फॉर सेफ्टी कंसर्न SPF GTS एजेंसी। यहाँ पे बताया गया है कि इस पॉइंट में ये मेंशन किया गया है, सेफ्टी कंसर्न के बारे में बच्चों को नॉलेज दी गई है कि कैसे क्या आप सेफ रिगार्ड्स जो हैं वो एट वर्क प्लेस पे या होम पे आप कैसे क्या अपनी सेफ़्टी को ले सकते हो। जैसे कि आप रोड पे वॉक कर रहे हो तो आप क्या सेफ़्टी ले सकते हो, अगर आप कहीं पे भी एज अ वर्कर काम कर रहे हो तो आपको कौन से मेजर्स लेने चाहिए। तो ये सारी जो क्या बोल सकते हैं कि अवेयरनेस है, वो बच्चों को यहाँ पे दी जाती थी एक्टिविटी के थ्रू, एज अ टास्क के थ्रू, और टीचर्स जो हैं वो बच्चों को अवेयर करते थे, उनके माइंड को बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल बनाते थे कि कैसे क्या वो अपनी सेफ्टी के लिए और ज़्यादा कंसर्न दिखा सकें और ज़्यादा वो अवेयर हो सकें। फिर 6 पॉइंट में यहाँ पे बताया गया है कि EETRN एलिमेंट्री एजुकेशन टीचर रिसर्च प्रोजेक्ट, इसमें बताया गया है कि
अपने एजुकेशन सिस्टम को कैसे और अच्छा हम बना सकें, अपना जितना भी करिकुलम है उसको कैसे हम बहुत ज़्यादा इवैल्यूएट कर सकें और इंटरेस्टिंग बना सकें, जिससे कि बच्चे जो हैं वो अच्छे से पढ़ाई कर सकें और अच्छे टीचर्स को जो है वो हम यहाँ पे लॉन्च कर सकें, जिससे कि वो और ज़्यादा बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकें। और टीचर्स के लिए भी यहाँ पे बहुत सारे ट्रेनिंग जो हैं, इंस्टीट्यूशन जो हैं वो डेवलप किए गए, जिससे कि उनको अच्छे से ट्रेनिंग दी जा सके और आज के कॉन्टेक्स्ट में उनको अच्छे से बताया जा सके कि कैसे क्या बच्चों को आज के टाइम के अकॉर्डिंग उनको अवेयर करना है, उनको कैसे क्या पढ़ाना है। तो मेनली यहाँ पे आपको ये बताया गया है एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड जितना भी एवोल्यूशन पार्ट है, जितना भी करिकुलम से रिलेटेड है, जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, कैसे क्या स्कूल में टीचर्स परफॉर्म करेंगे, कैसे क्या बच्चों का बैठना उठना होगा, ये सारी चीज़ें इस पॉइंट में मेंशन की गई हैं। तो मैंने यहाँ पे एक्टिविटीज़ और टास्क के बारे में आपको समझा दिया है। मैंने डीपली एक्सप्लेन नहीं किया है लाइन बाय लाइन, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी लंबी हो चुकी है, मैं और लंबा नहीं करना चाहती थी। अगर आपको कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस पॉइंट को अच्छे से क्लियर कर दूँगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।